हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी टाटा सिएरा के पेट्रोल इंजन के ऊपर, उसके बाद काफी सारे आपके मैसेज आए थे कि डीजल इंजन को भी थोड़ा एक्सप्लेन करो, क्योंकि कस्टमर काफी ज्यादा कंफ्यूज है। क्योंकि सेम प्राइस सेगमेंट में आपको क्रेटा भी देखने को मिल रही है और शायद वही प्राइस सेगमेंट कहीं ना कहीं टाटा सिएरा का भी रहने वाला है डीजल इंजन का। अब सिएरा के अंदर जो 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है, ये कौन सा इंजन है, क्या पावर आउटपुट निकालता है, किन कंडीशन में बेटर रहेगा और क्रेटा से किस कंडीशन में ये इंजन बेटर है या बेकार है, तो वो सारी चीजों की आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको दे रहा हूँ, ये बेस्ड है इनके करंट डीजल इंजन में जो आपको टाटा हैरी या टाटा कर्व के अंदर देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि टाटा सिएरा के अंदर जो मैपिंग हुई हो वो थोड़ी और बेटर हुई हो, बाकी वो जब आएगी गाड़ी ऑन रोड पे तो उसको चला के ही पता चलेगा कि किस तरीके से गाड़ी की ट्यूनिंग और मैपिंग की गई है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है वीरेश और आप देख रहे हैं दी एसटीजे कार। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं किसी भी इंजन की टेक्नोलॉजी की। आजकल जितने भी डीजल इंजन आप देख रहे हो, सबके अंदर आपको CRDI टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जो कॉमन रेल डायरेक्ट इग्निशन होता है। क्रेटा के अंदर भी सेम टेक्नोलॉजी है और जो सिएरा 1.5 आई है, इसके डीजल इंजन के अंदर भी सेम ही टेक्नोलॉजी यूज हुई है। CRDI क्या होता है? कॉमन रेल डायरेक्ट इग्निशन होता है। इसके अंदर जो फ्यूल है वो एक कॉमन रेल के अंदर जमा हो जाता है, जो हाई प्रेशर कॉमन रेल होती है, और उसके बाद जो इंजेक्टर्स होते हैं, ये इंजेक्टर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल होते हैं। इन इंजेक्टर को ECU के थ्रू सिग्नल मिलता है, उसी के हिसाब से आपसे फ्यूल जो है सिलेंडर और पिस्टन तक इंजेक्ट करते हैं। सबसे बढ़िया बात CRDI इंजन की ये होती है कि इसके अंदर जो कंबस्शन होता है वो पावरफुल होता है, और जो फ्यूल होता है उसका मैक्सिमम हिस्सा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी की जो माइलेज है वो बेटर मिलती है, और जो सूट होता है, जिसे काला धुआं बोलते हैं, एमिशंस भी बोलते हैं, वो भी कंट्रोल रहता है। CRDI इंजन BS6 के जो नॉर्म्स है उनको भी मैनेज रखता है, साथ ही एफिशिएंसी बेटर मिलती है, और इसके अलावा जो परफॉर्मेंस है गाड़ी की वो तो बेटर हो ही जाती है। अब डीजल इंजन का जो मेन इशू आता है वो आता है पावर लैग, जिसे टर्बो लैग भी बोलते हैं। अब CRDI इंजन में टर्बो लैग काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि जैसा क्रेटा के अंदर टर्बो लैग बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलता है इनिशियल से ही, ऐसा टाटा सिएरा के अंदर भी देखने को मिले। दूसरा, अगर आप दोनों गाड़ी की पावर फिगर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि टाटा सिएरा कहीं ना कहीं क्रेटा से ज्यादा पावरफुल इंजन है, लेकिन अगर बॉडी टू वेट रेशियो के हिसाब से देखो तो जो एक दो नंबर अप डाउन होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं क्रेटा के जस्टिफाइड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टाटा के अंदर जो इंजन है 1.5 लीटर का, बीइंग विद द हायर नंबर, ये कहीं ना कहीं इक्वल है क्रेटा के। क्योंकि अगर आप नंबर्स देखते हो तो यहाँ पे आपको 115 PS की पावर मिलती है क्रेटा के अंदर, यहीं टाटा सिएरा के अंदर 116 से 118 PS की पावर मिलती है। वही टॉर्क की बात करते हो तो जो मैक्स टॉर्क मिलता है वो 250 Nm का आपको मिलता है क्रेटा के अंदर, और जो सिएरा है उसके अंदर 260 से 280 Nm का टॉर्क मिलता है, डिपेंडिंग ऑन दी ट्रांसमिशन की आप कौन सा ले रहे हो। मतलब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको 280 Nm का टॉर्क मिलता है, और वहीं मैनुअल ट्रांसमिशन में 260 Nm का टॉर्क मिलता है टाटा सिएरा के अंदर। और जो ट्रांसमिशन है वो भी दोनों गाड़ी के अंदर सेम मिलते हैं, 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर। तो यहाँ तक भी अगर कोई पावर फिगर को देख के ये बोले कि नहीं सिएरा के अंदर ज्यादा पावर है, ज्यादा लोड कैपेसिटी है और वो ज्यादा ओवरटेक्स पे काम आएगी, तो ये कुछ हद तक सही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है लो नंबर की वजह से क्रेटा जो है वो कहीं पीछे रह जाती है। राइट, इसके अलावा भी कुछ एस्पेक्ट है जिसकी आगे इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि इन नंबर्स के थ्रू ये क्लियर नहीं किया जा सकता कि टाटा सिएरा ज्यादा बेटर है या फिर क्रेटा जो है वो पावर वाइज ज्यादा बेटर है। अब बात करते हैं भाई टर्बो की। अब देखिए दोनों ही गाड़ी के अंदर VGT टर्बो यूज हुए हैं। अब VGT टर्बो क्या होता है? ये वेरिएबल जियोमेट्रिक टर्बो चार्जर होता है। इसके अंदर सबसे जो अच्छी बात होती है वो ये कि इसके जो फिन्स होते हैं वो एडजस्टेबल होते हैं, यानी कि अगर लो RPM पे गाड़ी को ज्यादा पावर चाहिए तो जो फिन्स होंगे वो नैरो हो जाएंगे। नैरो मतलब छोटे हो जाएंगे। और आपको पता है कि जब भी किसी नैरो पैसेज से हवा पास की जाती है तो बिकॉज उसका साइज नैरो है, हवा ज्यादा तेज टरबाइन को हिट करती है, और जिसकी वजह से गाड़ी को इनिशियल पिकअप ज्यादा मिलता है। और यही जब गाड़ी हाई RPM पे होती है तो यहाँ पे जो फिन्स है वो वाइड ओपन हो जाते हैं। तो वाइड ओपन की वजह से जितनी ज्यादा टरबाइन पे हवा लगेगी उतना ज्यादा हिट मिलेगा। तो जब ज्यादा वाइड ओपन हो जाएंगे हाई RPM पे, तो वहां पे भी फिर टर्बो अच्छे से काम करेगा और इंजन को ज्यादा एग्जॉस्ट गैस का इंटेक मिलेगा। जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर की एग्जॉस्ट गैस इंटेक पे हिट करेगी उतना ज्यादा इंजन को पावर और बूस्ट मिलेगा। तो ये चीज आप समझ गए कि दोनों के अंदर VGT टर्बो है, दोनों के अंदर CRDI इंजन आते हैं, और पावर फिगर आपने दोनों की देख ली, और दोनों के अंदर 1.5 लीटर का इंजन आता है। तो मेन प्रॉब्लम है क्या? अब इसका जो मेन रीजन है वो समझते हैं। तो यहाँ पहला रीजन अगर मैं डिस्कस करूं जो आ जाता है एग्रेसिव लो एंड मैपिंग। देखिए Hyundai क्रेटा का जो 1.5 लीटर CRDI इंजन है, ये जाना माना इंजन है, ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है, और इस इंजन की जो मैपिंग है वो ज्यादा एग्रेसिवली की गई है, और इसी वजह से ये ज्यादा फ्यूल इंजेक्ट कर पाता है, और इसी वजह से जो डिमांड है ना गाड़ी की ज्यादा बूस्ट पाने की, उसको कंट्रोल कर पाता है। साथ ही जो टर्बो वेंट्स है उसका फास्ट एक्विजिशन होता है, रीजन बीइंग कि इसका जो टर्बो है वो कंपैरेटिवली छोटा है टाटा कर्व या नेक्सॉन के टर्बो से। तो जितना ज्यादा छोटा टर्बो होगा उतना ही ज्यादा उसके फैंस जो है वो जल्दी एडजस्ट होंगे, और जल्दी एक्विजिशन या फिर एडजस्ट होने की वजह से इसके अंदर जो इनिशियल एयर फ्लो होता है उसको अच्छे से मैनेज कर लेता है। और इसी वजह से टाटा की गाड़ियों में आप देखोगे कि 1500 RPM से ही आपको बूस्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि टर्बो लैग बिल्कुल ना के बराबर फील होता है। यही अगर आप टाटा के 1.5 लीटर इंजन की बात करते हो तो इसके अंदर कंजर्वेटिवली थोड़ी लो मैपिंग हो रखी है। क्यों? क्योंकि ये DPF सेफ ट्यूनिंग के हिसाब से बना है, जिसकी मैं आगे
आगे बात करूंगा कि डीपीएफ किस तरीके से इंपैक्ट करता है, बट आप ये समझ लीजिए कि फिलहाल जस्ट बिकॉज कि इसमें डीपीएफ सेफ ट्यूनिंग करनी है, इस वजह से इसको थोड़ा सा कंजर्वेटिव इसका इंजन मैप किया गया है। साथ ही इसके अंदर लीनियर पावर डिलीवरी भी मिलती है। लीनियर का मतलब ये होता है कि इसके अंदर एयर का मिक्सचर होता है और जो फ्यूल का मिक्सचर होता है उन दोनों में वेरिएंस होता है, यानी कि दोनों सिमिलर क्वांटिटी में नहीं आते। जो एयर होती है वो ज्यादा आती है और जो फ्यूल होता है वो कम आता है, जिसकी वजह से जो फ्यूल कंबस्टन होता है ना वो लो टेम्परेचर पे रहता है। लो टेम्परेचर में रहने की वजह से सूट जो है वो भी कम निकलता है, क्योंकि जितना कम आप फ्यूल बर्न करोगे उतना ही कम काला धुआं डीजल से निकलेगा, और जितना कम काला धुआं निकलेगा उतना ही ज्यादा डीपीएफ के लिए बेटर रहता है। तो आप यहां तक समझ गए कि जो टाटा की गाड़ियां हैं इनकी ट्यूनिंग डीपीएफ सेफ ट्यूनिंग है और इनको कंजर्वेटिव लो एंड मैपिंग पे मैप किया गया है। अब इसका जो दूसरा मेन रीजन आ जाता है वो आ जाता है टर्बो साइज का डिफरेंस। मैंने आपको अभी बताया था कि जो हुंडई का टर्बो चार्जर है वो कंपैरेटिवली साइज में थोड़ा छोटा है और जो टाटा टर्बो चार्जर है वो बड़ा है, जिसकी वजह से स्मॉल टर्बो यानी कि जल्दी स्पूल हो जाता है और लैग आपको कम फील होता है, और बड़ा टर्बो यानी कि थोड़ा सा लेट स्पूल होता है और इसी वजह से आपको टर्बो लैग ज्यादा फील होता है। तीसरा जो रीजन आ जाता है वो आ जाता है एयर फ्यूल रेशियो, मतलब एएफआर एंड एमिशन ओरिएंटेड ट्यूनिंग, जो कि डीपीएफ फ्रेंडली होती है। जैसा मैंने ऊपर भी आपको बताया था, टाटा ने BS6 फेज 2 के बाद जो अपनी गाड़ी का मिक्सचर है एयर एंड फ्यूल का वो थोड़ा लीनियर रखा है। अब लीनियर मिक्सचर होने की वजह से जो आरपीएम एग्जॉस्ट टेम्परेचर है वो लो रहता है, क्योंकि फ्यूल का इंटेक थोड़ा लो रहता है, हवा का इंटेक ज्यादा रहता है। जब कंबस्टन होता है तो उसकी वजह से एग्जॉस्ट टेम्परेचर है वो लो रहेगा, और साथ ही जो सूट जनरेशन है उसको मैक्सिमाइज किया गया है। ये डीपीएफ की हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है और ये डीपीएफ हेल्थ के लिए बेटर भी है। एंड भाई लास्ट अब बात करते हैं जो मैंने पहले पॉइंट उठाया था अबाउट एडब्ल्यू एंड डीपीएफ क्लीनिंग का। अब देखिए टाटा की जो गाड़ियां हैं, अब चाहे वो टाटा स्काई हो, इनके अंदर एडब्ल्यू या फिर जो SCR टेक्नोलॉजी है वो यूज नहीं होती, तो इंजन के ऊपर एक एक्स्ट्रा लोड होता है डीपीएफ क्लीनिंग का या फिर जो NOx क्लीनिंग है, एमिशन नॉर्म्स को कंट्रोल करने का। इस वजह से इस गाड़ी का ट्यूनिंग है वो थोड़ी सी कंजर्वेटिव साइड पे है, विच इज बेटर फॉर द डीपीएफ ट्यूनिंग। हुंडई की बात करोगे तो इसके अंदर एडब्ल्यू एंड SCR टेक्नोलॉजी का अलग से पूरा सिस्टम है, और जिस वजह से इसके अंदर जो ट्यूनिंग है वो थोड़ी सी एग्रेसिव की जा सकती है। तो ये रीजन है कि अगर आप एडब्ल्यू का झंझट नहीं चाहते और एडब्ल्यू अपनी गाड़ी में नहीं डलवाना चाहते तो आप टाटा सिएरा की तरफ जा सकते हो। बट हाँ, क्रेटा के अंदर आपको एडब्ल्यू यूरिया वाला सिस्टम देखना पड़ेगा, लेकिन उसी वजह से फिर जो ट्यूनिंग है वो भी काफी अच्छी एग्रेसिव है। दूसरा क्या है, जब एडब्ल्यू और SCR सिस्टम इंजन के अंदर नहीं है तो इंजन को जो एमिशन नॉर्म है वो खुद ही कंट्रोल करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से मिक्सचर होगा एयर एंड फ्यूल का थोड़ा सा कंट्रोल्ड करना पड़ेगा, यानी कि लीनियर करना पड़ेगा, ताकि जो स्पूल है वो थोड़ा सा कंट्रोल्ड हो सके। और इसी वजह से इसका जो एग्जॉस्ट टेम्परेचर रहता है वो भी लो रहता है। मैंने इसे एग्जॉस्ट टेम्परेचर, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके टर्बो से। जितना हाई एग्जॉस्ट टेम्परेचर से गैस निकलेगी टर्बो तक जाएगी, उतना ज्यादा टर्बो जो है अब आपको इंजन तक फ्लो करेगा और इंजन को ज्यादा पावर मिलेगी। और जो तीसरा आता है वो आता है टर्बो स्पूल। अब सिंस लोअर टेम्परेचर हिट करेगा इंजन को ठंडी हवा, और उसी की वजह से जो मेन टर्बो लैग है वो आपको देखने को मिलता है, यानी कि टर्बो स्पूल थोड़ा लेट रहेगा। हुंडई के अंदर हाई टेम्परेचर मेंटेन होता है, थोड़ा टर्बो साइज भी छोटा है। छोटे टर्बो साइज की वजह से जो टर्बो के फ्लैप्स है वो जल्दी ओपन बंद हो जाते हैं, तो इसी वजह से आपको इनिशियल किक मिल जाती है डीजल इंजन में। तो भाई अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे, आपकी नीड के हिसाब से कौन सी गाड़ी ज्यादा बेटर हो सकती है। देखिए, अगर आपकी फैमिली बड़ी है, साथ ही आपको ज्यादा लगेज आप कैरी करते हो, लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो, हाईवे पे ज्यादा चलते हो और रूरल एंड रफ रोड पे ओकेजनली चलते हो, तो सिएरा का 662 लीटर का बूट स्पेस और कैबिन स्पेस आपको एक बेहतर राइड और कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड कर सकता है। दूसरा, अगर आप एक पावर प्लस टॉर्क प्लस लोड कैरिंग कैपेसिटी वाली गाड़ी चाहते हो, तो सिएरा का जो टॉर्क है 280 Nm का, जो क्रेटा से आपको नंबर वाइज थोड़ा ज्यादा है, वो थोड़ा बेहतर आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। यहीं अगर आपको ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी चाहिए और राइड क्वालिटी बेटर चाहिए और ओकेजनली ऑफ रोडिंग एंड पॉटहोल से डील करते हो, तब भी आपके लिए सिएरा की जो ग्राउंड क्लियरेंस है, सिएरा का जो FDD सस्पेंशन है, वो आपको ज्यादा हेल्प कर सकता है। और लास्ट में, अगर आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हो जिसमें स्पेस काफी अच्छा मिल जाए, कंफर्ट अच्छा मिल जाए, बूट प्लस लगेज को अगर आप प्रायोरिटी देते हो, तो फिर बड़े SUV वाले कंफर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आपको सिएरा के अंदर ही मिलती है। तो सिएरा आपके इन सारे एस्पेक्ट को कंप्लीट कर देती है। ऑन दी अदर एंड, अगर आप मोस्टली सिटी के अंदर ड्राइविंग करते हो और जहां आप रहते हो वहां के रोड्स काफी नैरो है, पार्किंग में आपको थोड़ा सा ईज चाहिए, डेली कम्यूटिंग के लिए एक गाड़ी चाहते हो, तो क्रेटा जो है वो साइज में थोड़ी छोटी है और थोड़ी मैनेजेबल भी है सिटी के हिसाब से कंपेयर टू सिएरा का जितना बड़ा साइज है। तो छोटी कॉम्पैक्ट गाड़ी जो सिटी के हिसाब से बहुत जबरदस्त हो, पार्किंग में ईजी हो जाए, डेली कम्यूट के लिए अच्छी रहे, तो वो फिर आप क्रेटा की तरफ जा सकते हो। दूसरा है कि अगर आपको एक बैलेंस्ड परफॉर्मेंस चाहिए,
परफॉर्मेंस मतलब कि आपको पावर अच्छी मिल जाए और माइलेज अच्छी मिल जाए। इसके अलावा जो एक ईज़ ऑफ ड्राइविंग वाली गाड़ी चाहिए जिसकी रिलायबिलिटी भी प्रूवन हो और साथ ही जो सर्विस नेटवर्क है वो भी एस्टेब्लिश्ड हो, तो भाई फिर क्रेटा जो है पूरे सेगमेंट में टेस्टेड ऑप्शन है। तो मतलब ये काफ़ी अच्छा आपके लिए ऑप्शन हो जाता है। तो तीसरा आ जाता है भाई, अगर आपके पास हैवी लोड नहीं है, लार्ज फैमिली में भी अगर आप नहीं रहते और सिटी हाईवे यूज आपका सबसे ज़्यादा है, तो क्रेटा जो है वो एक ओवरऑल बैलेंस्ड परफॉर्मेंस है। इसका जो इंजन है, साइज है और कंफर्ट है वो डेली यूज के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और लास्ट आ जाता है कि अगर आप एक ऐसी एसयूवी चाहते हैं जो इजी इन मनूवरिंग हो, सिटी के अंदर आराम से कहीं से भी निकाल लो, रीजनेबल मेंटेनेंस जिसकी मिल जाए, रेगुलर ट्रिप नहीं करते हो हाईवे पे, तो फिर क्रेटा जो है वो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। तो ओवरऑल जो क्रेटा है वो भाई डेली कम्यूट के लिए बेटर है, ओकेजनली हाईवे ड्राइविंग के लिए बेटर है, स्मॉल मीडियम फैमिली के लिए बेटर है और इसकी जो मेंटेनेंस है वो सुपर इजी है। साथ ही पार्किंग स्पेस में ज्यादातर जो कंफर्ट होगा पार्किंग करने में वो आपको क्रेटा ही देगी। तो ओवरऑल ये है। अब इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि आपकी राइडिंग किस तरीके की है, आपका राइडिंग पैटर्न क्या होने वाला है, कहाँ आप ज्यादा गाड़ी चलाओगे, तो उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो। बाकी ये वीडियो कैसा लगा यार कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।